गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं चैप्टर 7th और चैप्टर 7th का एक नया लेक्चर आज आपके सामने हम लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने किया एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट में आप लोगों ने क्या किया? एलसीआर सर्किट में मेन पता ही है आपको, तीन हमने आपने एक इंडक्टर लिया, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस लिया, उसको लगा दिया सीरीज में। सीरीज में लगाने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे फेज डिफरेंस से आपने वैल्यू निकाली कि क्या फेज डिफरेंस है करंट में और वोल्टेज में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या फेज डिफरेंस है, वो आपने पहले फेजर डायग्राम में पढ़ा हुआ है। इन सभी चीज़ों को आपने डिस्कस किया। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने ये चीज़ें निकाली हुई है। आपने एक्सएल निकाला है, एक्ससी निकाला है। एक्सएल पता ही है आपको क्या होता है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी क्या होता है जिसको जीटा सी बोलते हैं आप, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दो केस हमने वहाँ पे किए। एक किया हमने कि जब एक्सएल जो है दैट इज ग्रेटर देन एक्ससी, और दूसरा एक्सएल इज लेस देन एक्ससी। ये दो केस किए हमने वहाँ पे। तीसरा केस हमने किया था वहाँ की एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, और हमने उसको वहीं छोड़ दिया था कि जब एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस कंडीशन को हम बोलेंगे रेजोनेंस। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब आपको बोल देंगे कि क्या कंडीशन आ जाएगी, दैट कंडीशन इज रेजोनेंस। इम्पीडेंस आप जानते हैं, इम्पीडेंस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में आपके पास इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, एक्सएल से एक्सएल दोनों बराबर हैं, जीरो बन जाएगा, जेड इजकल टू आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो चलिए यही है रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आपके पास क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस क्या होता है, वही है कि जब आपके पास when the inductive reactance is equal to the capacitive reactance, उसको हम बोल देते हैं दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस में जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसको हम बोल देते हैं ओमेगा नॉट के बराबर। ठीक है, तो आपको पता ही है एक्स एल क्या होता है, दैट इज ओमेगा नॉट एल अपॉन ओमेगा नॉट सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, देखिए ओमेगा को हमने इस साइड ले आए हम, ये बन गया ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और आपके पास क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी बना। पहले आपके पास क्या बना, एल सी बना, उसके बाद ओमेगा क्या बन गया, ओमेगा नोट क्या बन गया, 1 अपॉन एल सी। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, ओमेगा सी, पहले आपके पास एल सी बना यहाँ पे, उसके बाद ओमेगा क्या बन गया, इसका रूट हो गया। अब ओमेगा नॉट को हमने चेंज कर दिया, जो फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट में, तो ओमेगा नॉट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। यहाँ नॉट लग गया क्योंकि रेजोनेंस के लिए है, तो 2 पाई एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अनरूट एल सी। और यहाँ से अब आपके पास नई फ्रिक्वेंसी यहाँ आ गई, दैट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अनरूट एल सी। ठीक है जी, अब यहाँ से आपके पास एफ नॉट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई। और जब रेजोनेंस हो गई तो आपके पास देखिए क्या आ गया आपके पास, अब जो करंट मैक्सिमम आपके पास है दैट इज इक्वल टू वी नॉट नेट वोल्टेज अपॉन जेड। ठीक है, वी नॉट अपॉन जेड आपके पास यहाँ से आ गया है, तो आई नॉट आपके पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू कितना भाई, वी नॉट अपॉन जेड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जेड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको दिख ही रहा है कि अगर जेड मिनिमम होगा तो आई क्या होगा, मैक्सिमम। तो जेड जब मिनिमम होगा आई नॉट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, आई नॉट मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, क्योंकि जेड आपके पास आर आ गया कब, जब एक्स एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स सी के बराबर है। अब एंगल की बात हम अगर करें तो आपको पता ही है कि एक्स एल एक्स सी खत्म हो गया आपके पास, तो आपके पास कितना आ गया एंगल, आपके पास फाई कितना आ गया, जैसे चीज़ जीरो, आपके पास जीरो आपके पास एंगल आ गया है फाई, क्योंकि एक्स एल माइनस एक्स सी क्या बन गया, जीरो, तो फाई आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है,
तो ग्राफिकली अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में सभी हम पहले हम करेंगे इन सब का एक्स एल का, एक्स सी का और आर का ग्राफ करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आप सभी को पता है कि क्या होता है आपके पास एक्स एल क्या है, ओमेगा एल है, और ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ एल बन गया। एक्स सी कितना होता है 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा कितना होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी बन गया आपके पास। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इस साइड आपके पास आपने एफ ले लिया आपने, ठीक है, और इस साइड आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। कैसे करते हैं हम इसको कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पे, आपको पता ही है आर जो है, आर क्या होता है दैट इज कांस्टेंट होता है। तो आर तो आपके पास ए आ गया, ठीक है, आर ए आ गया आपके पास। उसके बाद बात करो एक्सएल की, देखिए एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है, एक्सएल आपके पास दिख रहे हैं, एक्सएल दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल है। मतलब एफ और एक्सएल क्या है आपस में प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आपके पास एक्सएल बढ़ेगा वैसे ही एफ बढ़ेगा। तो ये आपके पास कर्व आ गई, किसकी, एक्सएल की लाइन आ गई आपके पास। अब चलिए एक्स सी और इसके बीच में, देखिए एक्स सी और इसमें बीच में एफ क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक्स सी बढ़ेगा तो एफ घटेगा, और एफ बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास देखिए इस तरह से कर्व बन गई, ठीक है। यहाँ पे जब एक्स सी घट रहा है तो एफ क्या है आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपके पास कर्व आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्स एल और एक्स सी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये आ गई आपके पास रेजोनेंस वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन आ गई है, ये आ गई रेजोनेंस वाली कंडीशन आपके पास आ गई है, ठीक है। ये रेजोनेंस की कंडीशन आपके पास आ गई है क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स एल और एक्स सी बराबर होंगे। अगर एक्स एल 1 है तो एक्स सी कितना होगा, 1 ही होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। आर यहाँ पे कांस्टेंट है, ए आर आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पे। चलिए सेकंड कंडीशन में चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन में हमने इम्पीडेंस और किसके बीच में ग्राफ ले रहे हैं, एफ के बीच में ग्राफ ले रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जेड क्या होता है, आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्र। एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भर दी हमने क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर हम पहला केस लेते हैं, आप पहला केस क्या है 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ एल है। अब अगर इसको देखें आप, अगर इसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल भी बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्स एल भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्स एल बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे केस में देखो आप, दूसरे केस में क्या है कि अगर आपके पास एफ बढ़ रहा है, ठीक है, अगर एफ स्मॉल है, पहला केस देखो आप, अगर एफ स्मॉल है, ठीक है, एफ स्मॉल है तो एक्स एल भी कितना है, स्मॉल है। पहला केस आपके पास ये आ गया। दूसरा केस क्या है, अगर एफ लार्ज है, ठीक है, तो जेड भी क्या आएगा, लार्ज आएगा आपके पास, ठीक है। एफ क्या है, अगर लार्ज है तो जेड भी कितना आने वाला है, जेड भी लार्ज आने वाला है आपके पास। अगर एफ लार्ज है तो जेड भी कितना आएगा भाई, लार्ज आएगा आपके पास। समझ रहे हैं बात, क्योंकि एक्स एल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, और ये ज़्यादा होगा तो ये और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास क्या कर्व बन जाती है, इस तरह से ये कर्व बन गई आपके पास जेड और एफ की, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जेड जो है मिनिमम हो जाएगा, और दैट इज अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर हो जाएगा जेड। जेड क्या हो जाएगा भाई, जेड इज मिनिमम, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर आ जाएगा जेड, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी दैट इज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आएगी। क्या फ्रिक्वेंसी आएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास एफ नॉट आ जाएगी, ठीक है। थर्ड ग्राफ इसका उल्ट ग्राफ है, किसके बीच में है, करंट और एफ के बीच में। अब करंट और एफ के बीच में पता ही है आपको रिलेशन, देखिए क्या रिलेशन है, आई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट जेड, ठीक है।
जेड बढ़ेगा घटेगा तो करंट बढ़ेगा, जेड घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये आपके पास चला हुआ है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ए बन गया, आपके पास दैट इज आई नॉट और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ आ गया, और यहाँ पे ये आपके पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा। कितना करंट आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। मैक्सिमम करंट पे आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी, दैट फ्रिक्वेंसी इज, क्या बोलेंगे इस फ्रिक्वेंसी को हम, वो फ्रिक्वेंसी आ गई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई आपके पास। क्या आ गई, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इसमें पावर निकालेंगे हम, पावर। ठीक है, एवरेज पावर का फार्मूला होता है VRMS I RMS cos ऑफ फाई। ठीक है, अब फाई जब एंगल जीरो होगा, ठीक है, तो एंगल जब जीरो होगा आपके पास, तो cos फाई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, VRMS की वैल्यू क्या होती है, B नॉट अपॉन अंडर 2 की है आप लोगों ने। IRMS की वैल्यू क्या होती है, I नॉट अपॉन अंडर 2, और cos फाई क्या होता है, 0। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से बी नॉट की वैल्यू भर दो। बी नॉट क्या होता है, आई नॉट आर, तो ये बन गया आई नॉट का स्क्वायर मैक्सिमम आर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इन चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, देखिए आप। पहले कंडीशन क्या आई, एट ए रेजोनेंस जेड मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल टू आर, और आई क्या होगा, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, बी नॉट अपॉन आर। आई और बी क्या है, इन सेम फेज में है। आई और बी किस फेज में है, सेम फेज में है, इसलिए एंगल क्या होगा, फाई का 0 डिग्री होगा। ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम पावर, वो मैक्सिमम पावर आएगी, दैट इज आई आर एम एस का स्क्वायर आर, और यू कैन से आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, दैट इज द हाफ ऑफ पावर। ठीक है, तो आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन 1 अपॉन रूट एल सी, और यहाँ से एफ नॉट पता ही है आपको, वैल्यू भर के निकाला है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड एल। जब हम वैल्यू चेंज करेंगे सी और एल की, तो उसमें भी चेंजिंग आती रहेगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ किसका, एफ नॉट और किसका, एफ नॉट और ओमेगा नॉट का बाय द वैल्यू ऑफ आर। आर से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा सी और एल का। जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है या एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, उसका किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सी और एल के ऊपर, क्योंकि आर से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और थर्ड आपके पास क्या आ गया, जो आर इफेक्ट आई नॉट मैक्सिमम, और आई नॉट मैक्सिमम क्या होता है, दैट इज बी नॉट अपॉन आर, ये आपको पता ही है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए हम देखिए ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने ए ले लिया। ठीक है, ए आपके पास हमने कोई रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, और ये आपके पास आ गए, इस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू आई, दैट इज मान लिया हमने 10 एम्पेयर वैल्यू है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास एफ नॉट आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके पास अगर आप रेजिस्टेंस डबल कर देते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो करंट भी क्या हो गया, करंट आधा हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर आपके पास आप इसको 4 गुणा कर देते हैं, तो करंट और कम हो गया। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे करंट घटता रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन आपके पास क्या है, आई नॉट मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन आर। जितना आर छोटा होगा, करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, आर जितना छोटा, करंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने किया रेजोनेंस पढ़ा आप लोगों ने। अब है इसकी एप्लीकेशन। इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपके बिल्कुल इंटरेस्टिंग, रेडियो ट्यूनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो रेडियो आप लोगों ने घरों में, सबके घरों में रेडियो देखे हुए हैं, और टेलीविज़न भी लगे हुए हैं। तो जब भी हम ट्यूनिंग करते हैं, चैनल चेंज करते हैं या फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, रेडियो देखिएगा आप, जब फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है, तो जो नॉब लगा होता है रेडियो के ऊपर, उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, उसको रोटेट करने के बाद जब आवाज़ क्लियर आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू एडजस्ट करते हैं,
सी और बी की वैल्यू एडजस्ट करते हैं। जब हम रेडियो को घुमाते हैं, उसकी नॉब को घुमाते हैं, तो हम एडजस्ट करते हैं सी और एल की वैल्यू, ठीक है। और हम सी और वैल्यू एडजस्ट करने से क्या होगा, बी एडजस्ट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बी नॉट एफ नॉट। और जब सी और एल की वैल्यू हम एडजस्ट करने से क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर या इंडक्टर को एडजस्ट करने से क्या होगा, आपके पास जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है एफ नॉट, ठीक है, क्योंकि ये एफ नॉट पता है, ये आपको इनके ऊपर डिपेंड करती है, अभी हमने किए देखा है, तो ए होता है। अब देखिए रेडियो में क्या होता है, रेडियो में एक एंटीना लगा होता है, आप देखते ही हैं एंटीना है। एंटीना इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से वो राउंड में घुमा होता है, जब इसको आप करते हैं तो इस तरह से घुमा होता है एंटीना। और ये मान लिया रेडियो में क्या लगा हुआ है, मान लिया रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंडक्टर भी लगा है। अब आपके पास क्या आती है, फ्रिक्वेंसीज आती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आएगी आपके पास, क्या आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी आपके पास। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आ रही है, जैसे मान लिया हम 2 4 3 चैनल हम यहाँ लेते हैं, जैसे मान लिया 92.7 पे है FM शिमला, 93.4 पे क्या है FM हमीरपुर है, और 98.4 पे क्या है FM धर्मशाला है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 92.7 है, तो 92.89 क्यों नहीं है, या 93.4 है तो 93.56 क्यों नहीं है, ठीक है, 93.6 क्यों नहीं है, इनमें से इतनी सेपरेशन क्यों नहीं है, ठीक है। इस सेपरेशन को देखिए आप, इसको किस तरह से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये आपके पास देखिए, ये लगी हुई है आपके पास तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है आपके पास, ठीक है, देखिए यहाँ पे आई नॉट जो है, इस पे क्या है, आई नॉट क्या है, करंट मैक्सिमम है, इस पे देख रहे हैं आप आई नॉट, ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये आई नॉट से आई नॉट अपॉन √2 के बीच में वेरी कर रहा है करंट इसका, ठीक है। इसके बीच में फ्रिक्वेंसी जो है आपके रेडियो में आएगी, और आपका वहाँ पे चैनल आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है आपके पास आई नॉट पे, ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। वैसे अगर हम नीचे आए तो नीचे आपके पास देखिए यहाँ पे करंट आपके पास कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट कम हो रहा है। अब यहाँ पे जो करंट कम हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मान लिया कि यहाँ पे 92.7 है, ठीक है। अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आपके पास अगर हम यहाँ की बात करें, देखिए तो इसके साथ मान लिया हम सपोज करें कि यहाँ 92.4 है, यहाँ 93.0 है, ठीक है। अब आपके देख रहे हैं कि इसकी और इसकी, इन तीनों की जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो बराबर हो गई, बराबर, देखिए यहाँ पे भी बराबर हो गई। तो आपको बराबर होने से क्या होगा कि ये इसके बीच में आपके पास जो सेपरेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। सेपरेशन कम हो जाएगी तो आपको ये चैनल जो है वो क्लियर नहीं सुनाई देगी, आपको ए चैनल भी सुनाई देगा, 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 ठीक है। ऐसे ही आप अगला लेते हैं आप 93.4। आप ये देख रहे हैं कि अगर आप नीचे की बात करें, करंट कम हो गया आपके पास, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है बराबर हो रही है इनकी, ठीक है। करंट कम हुआ तो फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसी वजह से जब आप चेंज करते हैं, चैनल चेंज करेंगे, तो आपके पास जो है कई बार क्या होता है कि आपके पास जब चैनल आप चेंज कर देते हैं, तो ये जब चैनल चेंज करेंगे तो यहाँ का भी पकड़ लेता है, यहाँ का भी पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ मेन पॉइंट क्या है कि आपके पास जो करंट है वो आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, ठीक। करंट कम हो गया तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी आपकी कम हो जाएगी। इस ग्राफ से आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, डिटेल में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है, जो आपके पास चीज़ें हैं कि आपके पास अच्छा
ट्यूनिंग कैसे होगी, आपको अच्छी आवाज़ कैसे सुनाई देगी, इसके लिए 2-3 फैक्टर जो है मेजर फैक्टर हैं। वो है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है? ठीक है, देखिए ये फिर से वही बात कर रहे हैं हम, करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ जो हमने पीछे भी किया, करंट और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कर रहे हैं हम। यहाँ पे करंट जो है मैक्सिमम है, ठीक है, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी क्या है, मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं कि ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसी जो वेरीज कर रही है, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक आई नॉट आर पे, ठीक है, हम यहाँ पे एक बैंड विड्थ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी विड्थ बना देती है बैंड की विड्थ बना देते हैं हम इसकी, और जो बैंड की विड्थ बना देते हैं, ठीक है, दैट इज ओमेगा नॉट, ठीक है, क्या है, ओमेगा नॉट है आपके पास, ठीक है, और ये आ गया ओमेगा 1 और ये आ गया ओमेगा 2। अब जो बैंड विड्थ बनी, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा ओमेगा से, ठीक है, डेल्टा ओमेगा से हम इसको डिनोट करते हैं। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? देखिए आप, गुड ट्यूनिंग के लिए आपको शार्प रेजोनेंस और स्मॉल बैंड विड्थ चाहिए। अगर गुड ट्यूनिंग आपने लेनी है तो शार्प होनी चाहिए रेजोनेंस। शार्प रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जैसे मान लें यहाँ बिल्कुल शार्प रेजोनेंस है, देख रहे हैं आप, ठीक है, पीक पे बिल्कुल शार्प रेजोनेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे गुड ट्यूनिंग होगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ बैंड विड्थ बिल्कुल ही स्मॉल है, बैंड विड्थ यहाँ नहीं है, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, दैट इज बैंड विड्थ, और वो किसके बीच में है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में है। पावर आपके पास मैक्सिमम पावर कितनी है, आई नॉट मैक्सिमम R/2 है, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा क्या है, दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, डेल्टा ओमेगा क्या है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, एंड दैट इज इक्वल टू R/L के बराबर है। किसके बराबर है, किसके बराबर होती है बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल टू R/L के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आपके पास इसमें डिपेंड करते हैं। अगर R आपका स्मॉल होगा, ठीक है, R स्मॉल होगा तो आपके पास डेल्टा W क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, R स्मॉल होगा, सॉरी, तो जो आपके पास बैंड विड्थ है वो भी क्या होगी, कम होगा, ठीक है। अगर R आपके पास क्या होगा, लार्ज होगा, L लार्ज होगा, L लार्ज होगा तो L किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके है, बैंड विड्थ के। अगर L ज़्यादा होगा तो बैंड विड्थ क्या होगी, कम होगी, और शार्प क्या आएगी, रेजोनेंस आएगी, ठीक है। बात एक बार फिर से देखिए, आप इस फिगर को दोबारा देखिए। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो बैंड विड्थ है दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बराबर है, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं हम बैंड विड्थ, ओमेगा 2 से ओमेगा 1 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज बैंड विड्थ। अब आपके पास बैंड विड्थ आपके पास आ गई, दैट इज इक्वल टू R/L के बराबर। किसके बराबर होती है, R/L के बराबर। R अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो क्या होगा, कम होगा। मैंने पीछे ग्राफ से बताया, मैंने बताया कि अगर रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये बताया मैंने, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट अपने आप ही कम हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा, ये मैंने कुछ ग्राफ में बताया। तो एक तो रेजिस्टेंस आपका कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली, रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू जो बैंड विड्थ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। एल आपका लार्ज होगा, ठीक है, अगर एल आपका क्या होगा, लार्ज होगा तो आपके पास एल लार्ज होगा तो एल किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बैंड विड्थ की, तो बैंड विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपके पास क्या आएगी, अच्छी ट्यूनिंग आएगी। इसके साथ साथ अच्छी ट्यूनिंग के लिए एक और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल करता है, दैट इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर भी इसको बोलते हैं। और क्यू फैक्टर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अपॉन बैंड विड्थ, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने निकाली है, दैट इज ओमेगा नोट क्या होती है, 1/√LC, और बैंड विड्थ क्या है, R/L। यहाँ से इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 1/R√L/C, ठीक है। अब देखिए क्यू फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, R स्मॉल होगा तो एक क्यू फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, L लार्ज होगा
तो क्यू फैक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सी स्मॉल होगा तो क्यू फैक्टर भी क्या है, लार्ज होगा। मतलब क्यू फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है कि आपका एक तो आर भी स्मॉल होना चाहिए, सी भी स्मॉल होना चाहिए, एल क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। आर स्मॉल, सी स्मॉल, एल लार्ज, तब आपके पास अच्छी ट्यूनिंग आएगी, शार्पनेस, रेजोनेंस आएगी और क्वालिटी फैक्टर मेजर करेगा। ठीक है। लास्ट में हम कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि जो बैंड विड्थ है दैट इज डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर अपॉन एल के बराबर होती है। आर स्मॉल एल लार्ज, आर स्मॉल एल लार्ज, आर स्मॉल बैंड विड्थ स्मॉल, एल लार्ज बैंड विड्थ स्मॉल। गुड ट्यूनिंग के लिए शार्प रेजोनेंस और स्मॉल बैंड विड्थ एंड लार्ज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यू फैक्टर ज़्यादा कब होगा, क्यू फैक्टर ज़्यादा कब होगा, जब एल क्या होगा, ज़्यादा होगा, आर क्या होगा, कम होगा, सी क्या है, कम होगा। तो फिर अच्छी तरह से आप अपने रेडियो में प्रोग्राम सुन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी इसकी रेजोनेंस की। रेजोनेंस के बाद फिर से बता रहा हूँ मैं कि रेजोनेंस जो है जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मेन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। और आजकल जो समय में जो रेडियो हैं दैट इज डिपेंड अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर लगे होते हैं उसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस उसमें स्मॉल होना चाहिए। रेजिस्टेंस पता ही है आपको, वैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट खाता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। यहाँ से और टर्म में आपके पास है डेल्टा डब्ल्यू, आपके पास है बैंड विड्थ दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज आर अपॉन एल। ठीक है, आपके पास जितनी विड्थ कम होगी उतना ही आपके पास जो है वो आपको क्लियर सुनाई देगा। अगर विड्थ बढ़ जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे जो चैनल हैं वो आपके कैच कर जाएंगे और आपको अच्छी ट्यूनिंग आपको तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि लोअर करंट जब हो जाएगा तो लोअर करंट में आपके पास देखिए बहुत सारे